नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अल्फा मेंटोर्स की ऑनलाइन क्लासेस में, जहां पर मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं सोशल स्टडीज 2020। जी हां, सोशल स्टडीज 2020 जिसके बारे में हमने कल बात की थी और आज हमारी ये पहली क्लास है पॉलिटिकल साइंस के। यहाँ पर हम 3 चैप्टर डील करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7। तो सबसे पहले जो बच्चे आ चुके हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर चैप्टर रहेगा। तो आरबीएससी का क्रैश कोर्स है क्लास 10th के लिए। तो जितने भी आपके दोस्त हैं उन सब तक ये वीडियो आपको पहुंचा देना है, इस वीडियो को लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा जो है इस वीडियो को शेयर करना है। उन सभी तक ये बात पहुंचा देनी है कि भाई आनंद सर जो है आप सभी के लिए एक धमाकेदार क्लास लेकर आ चुके हैं। तो हमारे 7 दिन के इस यज्ञ की आज पहली आहुति है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला चैप्टर नंबर 5 सोशल स्टडीज डे 1 पॉलिटिकल साइंस। क्या क्या पढ़ेंगे हम देखेंगे चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 5, 6, 7, यानी कि तीनों चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेने वाले हैं और इस सभी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है उनको स्टडी करने वाले हैं, जिससे हमें चैप्टर पूरे अच्छे से समझ में आ जाए। आपको इसकी पीडीएफ जो है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सबसे पहले आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको समय समय पर सूचनाएं मिलती रहिए। आइए शुरू कर देते हैं सबसे पहले चैप्टर नंबर 5 से। सबसे पहला है कि लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है और उसके विभिन्न प्रकार, ठीक है ना। मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी एंड वेरियस टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये वर्ड दिखाई दे रहा है आपको, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। लोकतंत्र शब्द का अर्थ डेमोस प्लस क्रेटिया, यानी डेमोस प्लस क्रेटिया। डेमोस प्लस क्रेटिया का क्या मतलब होता है बेटा? क्या होता है? जनता की शक्ति। डेमोक्रेसी का मतलब ही यही है, जनता का शासन। अब्राहम लिंकन ने एक परिभाषा दी थी, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया जो शासन होता है उसे ही लोकतंत्र कहा जाता है, उसे ही डेमोक्रेसी कहा जाता है, ठीक है ना। तो हम डेमोक्रेसी को क्या समझ सकते हैं? द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, द टर्म डेमोक्रेसी, डेमोस प्लस क्रेटिया, जो ये रिप्रेजेंट करती है द पावर ऑफ पब्लिक, यानी रूल ऑफ पब्लिक, यानी लोगों का शासन, लोगों का शासन, ठीक है ना बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। एकदम ध्यान से चीजों को हम यहाँ पर समझते हुए चल रहे हैं। वेरियस फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की कौन कौन सी फॉर्म हमें यहाँ पर पढ़नी है बेटा? हमें पढ़ना है यहाँ पर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, यानी कि राजनीतिक लोकतंत्र के बारे में। हमें यहाँ पढ़ना है सोशल डेमोक्रेसी, यानी सामाजिक लोकतंत्र के बारे में। तीसरा प्रकार होता है आर्थिक लोकतंत्र, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के बारे में। और चौथा है एथिकल डेमोक्रेसी, यानी नैतिक लोकतंत्र के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण आरबीएससी की नजर से ये क्वेश्चन रहेगा, तो आप ध्यान रखें। ये 4 टाइप है, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और एथिकल, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पे समझाता हूँ कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का क्या मतलब है। जो डेमोक्रेसी हम आज देख रहे हैं ना, वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है। बट इसके 2 टाइप है बेटा। 2 टाइप कौन कौन से हैं? फर्स्ट टाइप इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड सेकंड टाइप इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, यानी कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, है ना। प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है कि भाई जैसे हम सीधा ही जो है किसी को चुनते नहीं है, जनता ही शासक होती है। जनता ही क्या होती है? शासक होती है। वो होता है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी, है ना। जैसे स्विट्जरलैंड के अंदर कई सारे देशों में देखा गया है, वहां पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी पाई जाती है ना बच्चों। डायरेक्ट डेमोक्रेसी वहां देखने को मिलती है। यहां पर एक और डेमोक्रेसी का प्रकार दे रखा है जिसका नाम है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। जी हाँ, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को हम प्रतिनिधि लोकतंत्र, यानी अप्रत्यक्ष लोग आपके कहते हैं, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, जनता है ना, ये सारी जनता अपने लिए एक नेता चुनती है और ये नेता क्या करता है बेटा? इन लोगों पर शासन करता है। ये जो डेमोक्रेसी है, जैसे हम सब क्या करते हैं, हमारे लिए एमएलए, हमारे लिए एमपी, इन सबको हम चुनते हैं। तो ये क्या है? ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, यानी हमारा रिप्रेजेंटेशन हमारा नेता करेगा। सीधी सी बात है, समझ में आ गई। डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है, फर्क दोनों में समझ में आ गया। अगर आ चुका है तो ये समझ लो कि एक क्वेश्चन पक्का आपको वहां पर देखने को मिल सकता है। अब आप बात करते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के 2 टाइप होते हैं बच्चों। एक होता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, दूसरी है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, यानी अध्यक्षात्मक लोकतंत्र और संसदीय लोकतंत्र। इसमें क्या फर्क है?
देखिए, संसदीय लोकतंत्र जो भारत के अंदर है, यानी भारत में जो सर्वे सर्वा है वो है भारत की संसद। भारत की संसद से बड़ा कोई नहीं है। वैसे ही जो अध्यक्षात्मक लोकतंत्र होता है वहां पे सर्वे सर्वा जो है वो होती है आपके प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। जैसे अमेरिका में जो है वो कौन सा है, वहां पे राष्ट्रपति का शासन चलता है, उसे अध्यक्षात्मक लोकतंत्र कहते हैं। हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति होता है वो नाम का प्रतिनिधि होता है, उसके पास कोई ज्यादा पावर नहीं होती है बच्चों। लेकिन वही अमेरिका के अंदर जो होती है वो सारी की सारी पावर जो है वो प्रेसिडेंट के पास ही होती है, इसलिए वहां पर होता है आपके प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। समझ में आ गई आपको? देखो एकदम आसान से, बहुत ही आराम से मैं चीजों को यहाँ पे समझा रहा हूं, तो आप प्लीज इसको ध्यान से सुने, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार सुने। और आप अगर आपको ये समझ में आ रहा है ना तो लाइक ठोक के जाएंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, राजनीतिक लोकतंत्र की विशेषता क्या है? सबसे पहली बात, बिलीव्स इन अ लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन, उदारवादी संविधान में विश्वास रखता है। अब इसका क्या मतलब, इसे समझाओ। उदारवादी संविधान का क्या मतलब, उदारवादी शब्द का क्या मतलब, लिबरल शब्द का क्या मतलब है जी? लिबरल का मतलब होता है कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो अकॉर्डिंग टू पीपल चले। लोगों को ये लगता है कि यहां पर ये हमारे लिए सही नहीं है, तो लोग जब चाहे जैसे चाहे उन चीजों को हटा सके, तो उस संविधान को बेटा हम क्या कहते हैं? उदारवादी संविधान कहते हैं। तो राजनीतिक लोकतंत्र किस पर विश्वास करता है? उदारवादी संविधान पर विश्वास करता है। दूसरा बिंदु बेटा यहां पर यह देखना है अपने को, इट बिलीव्स इन द पावर इन द हैंड ऑफ पीपल, यानी कि सर्वे सर्वा कौन है? लोग है, जनता है। यानी ये विश्वास करता है कि सारी की सारी शक्ति किसके हाथ में है? लोगों के हाथ में है। ठीक है। और अगली तीसरी जो बात यहां निकल कर आ रही है, इट्स थ्योरिकल फॉर्म अ डेमोक्रेटिक स्टेट एंड इट्स अ प्रैक्टिकल फॉर्म द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। हम कह सकते हैं वो राजनीतिक लोकतंत्र को अगर हम थ्योरी से पढ़े, उसका सैद्धांतिक पक्ष है राज्य। अब देखो राज्य सैद्धांतिक पक्ष क्या है, और दूसरा पोर्ट आ रहा है सरकार। सरकार क्या? अब देखो ये एक जगह है, ये जगह है केवल, ये केवल एक राज्य कहा जा सकता है, परंतु ये राज्य केवल राज्य, लोग रह रहे हैं बहुत ज्यादा, सब कुछ चल रहा है, बट ये राज्य में इस राज्य को कंडक्ट करने वाली, इस राज्य को चलाने वाली कौन होती है? सरकार होती है। तो ध्यान रहे, राजनीतिक लोकतंत्र के 2 पक्ष होते हैं। एक होता है सैद्धांतिक पक्ष, सिद्धांत में हम बात करेंगे तो सैद्धांतिक पक्ष रहेगा राज्य, और वही दूसरा व्यवहारिक पक्ष की बात करेंगे तो बेटा वो रहेगी सरकार। आगे चलते हैं। इट इज अ सोर्स एंड नॉट अ मीन्स, ये सोर्स है, ये मीन्स नहीं है। यानी कि राजनीतिक लोकतंत्र से हम एक बेहतर जिंदगी जीना चाहते हैं, हम एक बेहतर संविधान को बनाना चाहते हैं, हम एक अच्छी राजनीति का निर्माण करना चाहते हैं। तो ध्यान रहे, ये जो है ये साधन है, ये साध्य नहीं है। हमने राजनीतिक लोकतंत्र को आज भारत ने अपना लिया, फिर भी यहां से जो मानव मूल्य है यानी भ्रष्टाचार है ना, काला धन जमाखोरी है, इनका अभी तक अंत नहीं हुआ है। जब तक इनका अंत नहीं होता तो हम इस साधन को लेकर अवश्य चल सकते हैं, परंतु हमारा साध्य क्या है? एक अच्छी डेमोक्रेसी। तो ध्यान रहे आपको, राजनीतिक लोकतंत्र वह एक साधन है, यह साध्य नहीं है। अगले पॉइंट पर आते हैं। इट इज अ डेवलपिंग कॉन्सेप्ट, यह एक विकासशील अवधारणा है। समय के अनुरूप इसमें परिवर्तन होते रहते हैं, इसमें चेंजेस आते रहते हैं, इसलिए ये क्या है? एक डेवलपिंग कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है आपको? आगे चलते हैं। सोशल डेमोक्रेसी, व्हाट इज अ सोशल डेमोक्रेसी? सोशल डेमोक्रेसी सामाजिक लोकतंत्र। बेटा सामाजिक लोकतंत्र के बारे में समझ ले, क्या होता है सामाजिक लोकतंत्र? सब इंसान एक समान, इतना ध्यान रखे इंसान, ठीक है ना, सब इंसान क्या हो? एक समान। सोशल इक्वलिटी, सब इंसान कैसे होने चाहिए? एक समान, ये इस पर जोर देता है। दूसरा बिंदु क्या कहता है ये? इक्वल अपॉर्चुनिटी टू सोशल डेवलपमेंट अवेलेबल टू ऑल द सिटीजन, यानी कि सबको क्या मिले? समान अवसर मिले, एक सामाजिक प्रगति करने का सबको अवसर मिले, एक जैसा अवसर मिले। इट इज अ सिंबल ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का सिंबल है, अनुपूरक है। आप देखो, अगर सोशल डेमोक्रेसी नहीं है तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी भी संभव नहीं है। बेटा ध्यान रख लेना, क्योंकि अगर समाज में सब इंसान एक समान नहीं है तो हम राजनीति, अच्छी राजनीति की बिल्कुल भी कल्पना नहीं कर सकते। समझ में आ गई ना बात? आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। व्हाट इज द इकोनॉमिक डेमोक्रेसी? आर्थिक लोकतंत्र क्या है? इसके 3 प्रकार हैं। पहला है इंडिविजुअल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। व्हाट इज द इंडिविजुअल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी? इंडिविजुअल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी यानी व्यक्तिक आर्थिक लोकतंत्र का क्या मतलब है बेटा? इसका मतलब है कि इसमें सारी की सारी जो सत्ता है वो किस हाथों में हो?
वो निजी हाथों में चली जाए। सारी की सारी सत्ता किसके हाथों में चली गई? निजी हाथों में चली गई, प्राइवेट लोगों के पास चली गई। तो अब ये जो निजी लोग है ना, ये निजी लोग क्या, इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मेक अ प्रॉफिट, पैसा कमाओ। इनका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? पैसा कमाओ, ठीक है ना। ये लोगों के कल्याण वाली संस्था नहीं है, ये पैसा कमाना चाहते हैं, इतना समझ लो आप, है ना। इनका जो मेन जो मोटिव है वो क्या है? पैसा कमाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने समझ ली एक चीज, वो थी आपके इंडिविजुअल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। आगे चलते हैं बेटा, अगली है मार्क्सवादी आर्थिक लोकतंत्र, मार्क्सिस्ट इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। व्हाट इज अ मार्क्सिस्ट इकोनॉमिक डेमोक्रेसी? कार्ल मार्क्स कहते थे कि जो शोषक है वो क्या करता है? वो शोषण करता है। वो हमेशा किसके साथ थे? वो हमेशा थे आपके जिनका शोषण हो रहा है, यानी कि जो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, ये कहते थे कि उनका शासन होना चाहिए। हमेशा पूंजीवादी जो है उसका शासन नहीं होना चाहिए। तो मार्क्सवादी आर्थिक लोकतंत्र ये कहता है। और सबसे बढ़िया जो लोकतंत्र है वो है लिबरल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। ये उदारवादी है, इसके अंदर पब्लिक सेक्टर भी होंगे, इसके अंदर प्राइवेट सेक्टर भी होंगे, है ना बच्चों। सबका साथ सबका विकास। आ गई ना समझ में चीज? 3 टाइप मैंने समझा दिए बड़े आसानी से। इंडिविजुअल यानी व्यक्ति अपना लाभ से लाभ चाहता है। मार्क्सिस्ट पूंजीपति चाहता है कि शोषकों का अंत किया जाए। तीसरा उदारवादी, ये आर्थिक कल्याण के लिए काम करते हैं। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ते हैं। अगला है एथिकल डेमोक्रेसी, यानी कि नैतिक लोकतंत्र। नैतिक लोकतंत्र से क्या तात्पर्य है? नैतिक लोकतंत्र कहता है कि नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों पर बल देता है। एम्फेसाइज ऑन द एथिकल एंड द स्पिरिचुअल ह्यूमन वैल्यूज, बिलीव इन द प्रेस्टिज ऑफ एन इंडिविजुअल, व्यक्ति की गरिमा में विश्वास। जी हाँ, व्यक्ति की, प्रत्येक व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। एम्फेसाइज ऑन द फीलिंग ऑफ फ्रीडम, इक्वलिटी एंड ब्रदरहुड, यानी कि स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा। ये फ्रांस की क्रांति से 3 शब्द मिले थे, अपने को याद रहे। आपको एक क्वेश्चन और मैंने आपको यहाँ तैयार करा दिया है कि स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की भावना पर बल दे। ये नैतिक लोकतंत्र के प्रमुख उद्देश्य है। अब कुछ यहाँ पर सिद्धांत है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। आपको कुल 5 प्रकार के सिद्धांत यहाँ पर दे रखे हैं, कुछ थ्योरी दे रखी है। कौन सी? एक तो है परंपरावादी सिद्धांत, जो कि ये कहता है कि भाई सत्ता बननी चाहिए, आपके दोनों प्रकार की हो सकती है, जनता का डायरेक्ट शासन रहे। दूसरा ये बात कहती है कि जनता अपने नेता को चुने। दूसरा आ गया यहाँ पर प्लूरलिस्ट थ्योरी, यानी कि बहुलवादी सिद्धांत, ठीक है ना। जो ज्यादा है वो ही जीतेगा, जो ज्यादा है वो ही जीतेगा, ये बहुलवादी सिद्धांत कहता है। इलाइट थ्योरी क्या कहती है? इलाइट थ्योरी कहती है बेटा कि जो समाज के अंदर इलाइट लोग हैं, जो समाज के अंदर कुलीन वर्ग से संबंध रखते हैं, जो ऊंची कास्ट के लोग हैं, उनको आगे आने का मौका दिया जाए। मार्क्सिस्ट थ्योरी क्या कहती है? कार्ल मार्क्स कहता है कि ये पूंजीपति जो है इनको खत्म करो। ये पूंजीपति क्या करते हैं? नाश करते हैं सब कुछ। सोशल थ्योरी क्या कहती है? समाजवादी सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण ये कहता है कि सबका साथ सबका विकास। वही बात फिर से आ चुकी है यहाँ पर। ये थ्योरी जो है, इनके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे एक बीच आगे, तो उससे आपको और ज्यादा ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा बेटा। आगे चलते हैं, हम बात करें चैप्टर नंबर 6 पर। आइए चैप्टर नंबर 6 के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जल्दी से। सबसे पहली बात आती है कि सरकार किसे कहा जाता है? व्हाट इज अ गवर्नमेंट? गवर्नमेंट क्या है? राज्य एक भावात्मक अवधारणा है जो एक अमूर्त एवं अदृश्य संस्था होती है। राज्य एक भावात्मक अवधारणा है जो एक अमूर्त एवं अदृश्य संस्था होती है। इसे मूर्त रूप प्रदान करने वाली संस्था को ही सरकार कहते हैं। वही बात मैंने आपको कही, ये राज्य है। अब यहाँ पर लोग रहते हैं, तो ये हम कह सकते हैं कि राज्य, लेकिन राज्य को सरकार ही बनाती है। सरकार उसे एक मूर्त रूप देती है, सरकार उसे देखने लायक बनाती है, सरकार उसके अंदर व्यवस्थाएं करती है। इसका मतलब राज्य से ज्यादा महत्वपूर्ण कौन हो गया? सरकार हो गई। समझ में आ गई बात? सरकार के 3 भाग है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। सर ये क्या पढ़ा रहे हो? ये तो हम 6ठी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। अरे भैया वही है, 6ठी में पढ़ लेते तो इतना थोड़ी गौर करना पड़ता। तो सरकार के 3 भाग हो गए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर वर्क क्या होता है? लेजिस्लेचर का कानून बनाना। कार्यपालिका का काम क्या है? कानूनों को लागू करना। और जुडिशरी का काम, न्यायपालिका का काम क्या है? न्याय करना और कानूनों की व्याख्या करना, उनको एक्सप्लेन करना। ये इसका मुख्य काम यहाँ पर रहता है। ठीक है ना बच्चों? आगे चलते हैं और चीजों को समझते हुए।
तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं लेजिस्लेचर की। लेजिस्लेचर में आपकी सबसे पहले आ गई संसद। बताऊं एक बहुत जोरदार, मजा आ जाएगा। संसद बोल के देखो फिर से, संसद संसद। आर्टिकल 79 याद हो गया ना? देखो एक आर्टिकल मैंने धमाकेदार तरीके से याद करवा दिया आपको। आर्टिकल 79 ये कहता है कि भारत की एक संसद होगी, तो ये संसद है, ठीक है ना। अब इस संसद की अगर बात करें तो इसके 3 भाग हो गए बेटा। एक तो हो गया प्रेसिडेंट, दूसरा लोकसभा और तीसरा हो गया राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा की अगर बात करें तो प्रथम सदन और निम्न सदन इसे कहा जाता है। सदस्यों की संख्या, नंबर ऑफ मेंबर्स 552, ठीक है, 552 होती है, जिसमें ये कुछ रेशियो इस प्रकार रहता है। देखिए यहाँ पर 552 टोटल नंबर है, उसमें 530 तो डायरेक्ट राज्यों से चुनकर आते हैं, 20 जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं, और 2 जो है वो एंट्री राष्ट्रपति के द्वारा 2 एंग्लो इंडियंस को एंट्री करवाई जाती है। इस प्रकार कुल 552 इसका रेशियो रहता है। अब बात करें निर्वाचन की, इलेक्शन कैसे होता है, तो इलेक्शन जो है इनका वो वयस्क मताधिकार द्वारा होता है। 18 साल के बाद जो वो लोग वोट दे सकते हैं, तो वही लोग वोट देते हैं इसमें। सदस्यों की योग्यता, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन यही है कि जो चुनाव लड़ रहा है उसकी आयु 25 साल ज्यादा हो, इंडियन हो, भारत का नागरिक हो, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई केस वेस ना चल रहा हो। कार्यकाल कितना होता है बेटा? कार्यकाल होता है 5 साल, ठीक है ना। 5 साल इनके होते हैं, 5 साल बेमिसाल। अधिवेशन मीटिंग, साल में 2 बार इनको मीटिंग करनी ही पड़ती है, क्योंकि 6 महीने से ज्यादा जो है अंतराल 2 मीटिंग्स में नहीं रह सकता, ये भी ध्यान रहे। लोकसभा के पदाधिकारियों की अगर बात करें, 2 पदाधिकारी है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। इन दोनों का चुनाव जो है वो सीधा आपके संसद यानी लोकसभा में से ही होता है। लोकसभा के लोग इनको वोट देकर चुनते हैं अपना स्पीकर। अब स्पीकर का मुख्य काम क्या होता है? स्पीकर जो होता है ना, अपने क्लास में जो मॉनिटर होता था ना, खड़ूस सा, जो बड़ा ही ऐसे सर का बड़ा प्रिय होता है, उस मॉनिटर जैसी स्थिति होती है इसकी। इसका एक ही काम है कि ये बार बार कहता है चुप रहो, बैठ जाओ, सीट पर बैठो, ये बोलो वो बोलो। तो स्पीकर का मेन यही काम होता है अनुशासन बनाए रखना, और जो लोकसभा की कार्यक्रम है उनको सेट करके चलाना, ठीक है। डिप्टी स्पीकर क्या करता है सर? फिर डिप्टी स्पीकर जब स्पीकर नहीं होता तो काम करता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम राज्यसभा की। राज्यसभा को बेटा कहते हैं उच्च सदन, अपर हाउस कहते हैं। इसके अंदर आपके 250 लोग जो है वो सीटें हैं। इसमें 12 नॉमिनेटेड होते हैं। अब देखो यहाँ पर 2 चीजें, एक चीज और मैं आपको ट्रिक से समझा दूं, है ना। लोकसभा में कितने लोग नॉमिनेट होते हैं? तो 1 2 याद कर लोगे, लोकसभा लिखते हैं ना 1 2, तो कितने नॉमिनेट होते हैं? 2 होते हैं। राज्यसभा में कितने होते हैं सर? तो राज्यसभा लिखो, राज्यसभा लिखा, अब बीच में से इसको मिटा दो ऐसे, 1 2, कितने होते हैं? 12 होते हैं। आ गए ना समझ में? इजी है कि नहीं है? इजी है, बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। राज्यसभा में 12 और लोकसभा में राष्ट्रपति जो है 2 व्यक्तियों को नॉमिनेट कर सकता है, 2 व्यक्तियों को अपनी तरफ से नियुक्त कर सकता है। ये 12 सदस्य कौन से होते हैं? ये कला, विज्ञान, वाणिज्य, यानी देश के अंदर जो भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं उनसे जुड़े हुए होते हैं। फिर अगली बात करते हैं कि टेन्योर कितना होता है इनका? 6 साल होता है, 6 साल का टेन्योर होता है, और प्रत्येक 2 साल में 1/3 लोग जो है वो रिटायर्ड हो जाते हैं, इसमें से हट जाते हैं। इसके पदाधिकारी, इसके भी 2 पदाधिकारी, एक तो क्या चेयरमैन, दूसरा डिप्टी चेयरमैन। चेयरमैन इसका भारत का राष्ट्रपति होता है, ध्यान रहे। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा में जो चेयरमैन है वो कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति होता है। आगे चलते हैं बेटा, प्रेसिडेंट की बात करते हैं। प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट बहुत महत्वपूर्ण है, हालांकि ये दिखने में ही भोला है। केवल प्रेसिडेंट जो है वो दिखने में ही भोला है, बाकी इसके पास सारी पावर इसी के हाथ में है, ठीक है, लेकिन ये दिखाता नहीं है। प्रेसिडेंट की बात अगर करें तो ये कार्यपालिका का प्रधान होता है, एग्जीक्यूटिव हेड होता है। इसकी योग्यताएं क्या है? तो इसकी योग्यता ये लोकसभा में चुनने लायक हो, भारत का सदस्य हो, भारत का नागरिक हो। फिर अगली बात करें निर्वाचन की। निर्वाचन कैसे होता है? चुनाव कैसे होता है इसका चुनाव होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। अरे सर इतना खतरनाक नाम मत बोलो, ये तो मेरे सर के ऊपर से
चला गया है। तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम क्या है, इसको मैं आगे क्वेश्चन में ही समझा दूंगा। वैसे आप इतना समझ ले बेटा कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति इतनी सी समझ ले कि यहां पर हर व्यक्ति का वोट जो होता है अलग अलग होता है। कैसे, मतलब आप इतना मान ले तो कि भैया ए बंदा है और एक बी बंदा है। ए जो है वो 10,000 जनता वाली लोगों का नेता है या विधायक है, और बी जो है वो 20,000 लोगों का नेता है। तो वोट की जो वैल्यू है वो बी की ज्यादा है और ए की कम होती है। अब इस पद्धति को मैं बाद में आपको पूरा समझाऊंगा, ज्यादा इसमें डरने वाली बात नहीं, बहुत इजी सी है। अगली बात करते हैं पदच्युति, यानी इनको हटाया कैसे जा सकता है। इनको हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा, इम्पीचमेंट लाकर राष्ट्रपति जी को टाटा कहा जा सकता है बेटो। अगली बात करते हैं कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव काम क्या कर, इसका कानूनों को लागू करना, यानी लोगों के अंदर कानूनों को लाना कार्यपालिका का मुख्य काम होता है बेटा। इसके अंदर भी हमारे राष्ट्रपति जी ने टांग अड़ा रखी है, उपराष्ट्रपति जी भी इसमें शामिल है, और साथ ही साथ इसमें प्राइम मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर्स भी शामिल है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि पावर दिखती तो इतनी देर राष्ट्रपति के हाथ में है, लेकिन वास्तव में ये रिमोट किसके पास है, वो प्राइम मिनिस्टर के पास इसका रिमोट होता है। ठीक है, तो देख इसको भी समझ लेते हैं हम। थोड़ा सा इतना याद ध्यान रख ले कि भाई प्राइम मिनिस्टर की अगर बात करें, पीएम का काम क्या है, तो प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो एक तरीके से राष्ट्रपति और अपने मंत्रिमंडल के बीच में कड़ी का काम करता है, ज्वाइंट होने का काम करता है। अब बात करते हैं हम न्यायपालिका की। न्यायपालिका का क्या काम है, न्यायपालिका का क्या रोल है, तो न्यायपालिका बच्चों हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट में बात करें नंबर ऑफ जजेस की संख्या होती है 31। क्वालिफिकेशन, योग्यता अगर इनकी देखें तो योग्यता में वो एक अच्छा एडवोकेट होना चाहिए, लंबे समय तक का उसको एक्सपीरियंस हो, साथ ही साथ वो हाई कोर्ट का जज ऑलरेडी रह चुका हो, या फिर एक हाई कोर्ट में 10 साल से ज्यादा उसने वकालत की हो। इसको भी इम्पीचमेंट यानी महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। सैलरी और की बात करें तो भयंकर सैलरी मिलती है इनको, बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती है। क्वारंटीन की बात करें तो यहाँ पर मुक्तियां, इनको आलोचना से मुक्ति दी गई है, मतलब आप सवाल खड़ा नहीं कर सकते, ध्यान रहे, आप सवाल खड़ा नहीं कर सकते इनके ऊपर। हेडक्वार्टर दिल्ली में है, और कुछ प्रतिबंध है। प्रतिबंध ये है कि अगर ये जज बन जाते हो, आप सुप्रीम कोर्ट के जज हो, तो उसके बाद आप देश में किसी भी कोर्ट में जाकर वकालत नहीं कर सकते, एडवोकेट नहीं बन सकते, ये ध्यान रखें। सरकार द्वारा अगर कोई दायित्व दे दिया जाता है तो बात और है, बाकी उसके अतिरिक्त आप कुछ नहीं कर सकते। रिटायर हो गए, घर जाओ और घर जाके, क्योंकि सास भी कभी बहू देखो। यहां पर बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 की। चैप्टर नंबर 7 स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट की अगर यहां बात करें, स्टेट गवर्नमेंट चैप्टर नंबर 7 स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट की अगर थोड़ी सी बात यहां पर करते हैं तो अपने राज्य सरकार के भी जो है 3 भाग हो गए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इनका भी वही काम है। लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इनका भी वही काम है। लेजिस्लेचर की अगर बात करें तो विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। विधान परिषद जो है वो सभी स्थानों पर नहीं है बेटा, ध्यान रखना, विधान परिषद सभी स्थानों पर उपलब्ध नहीं है, परंतु विधानसभा जो है वो सभी स्थानों पर है। अब ये क्या, यहाँ पर जो चुनते हैं वो बनते हैं MLA, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर। लेजिस्लेटिव असेंबली की अगर बात करें थोड़ी सी, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मेंबर्स अधिकतम हो सकते हैं आपके 500, और न्यूनतम की अगर बात करें तो 60। ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ा ध्यान रखना है कि भाई कम से कम जो है एक नेता जो है वो एक जनता को रिप्रेजेंट करता हो। साथ ही साथ थोड़ा रिजर्वेशन भी रखा गया है, SC ST के लिए रिजर्वेशन भी यहाँ पर है। प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, निर्वाचन पद्धति कैसे होती है, वही एडल्ट फ्रेंचाइजी यानी कि आपके वयस्क मताधिकार होता है। यहाँ पर भी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए नेता बनने के लिए, यहाँ आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी भी बैंक द्वारा दिवालिया घोषित, कंगाल घोषित न किया गया हो आपको, पागल घोषित नहीं किया गया हो आपको, तो वो नेता बन सकता है। फिर बात करें टेन्योर और कार्यकाल कितना है जी, 5 साल का कार्यकाल रहेगा। ऑफिशियल्स कौन कौन से होंगे इसमें, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, और इन दोनों को जो है विधानसभा के सदस्यों में से ही इनका चुनाव किया जाता है। अगली बात करते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद की अगर बात करें तो विधान परिषद में अगर सदस्यों की संख्या जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली के 1/3 यानी कि विधान सभा के 1/3, बच्चों ध्यान से समझना,
विधानसभा के 1/3 होती है। इलेक्शन एंड द नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स, तो ध्यान रहे निर्वाचन और मनोनयन में 5/6 तो होते हैं निर्वाचित और 1/6 किए जाते हैं मनोनीत। जितनी भी सीटें हैं, क्योंकि अलग अलग स्टेट में जो है अलग अलग सीटें हैं, इसलिए यहाँ पर हम सीटों को डिफाइन नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर इतना जितनी भी सीटें हैं उसमें से 5/6 तो निर्वाचित होते हैं यानी चुने जाते हैं और 1/6 जो है वो मनोनीत किए जाते हैं। तो इतनी सी बात है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इलेक्शन की। तो इलेक्शन इनका एडल्ट फ्रेंचाइजी द्वारा यानी कि आपके वयस्क मताधिकार द्वारा होगा। टेन्योर जो है इनका 6 वर्ष और प्रत्येक 1/3 साल के बाद में लोग यहाँ पर लेफ्ट कर जाते हैं यानी कि उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है। पदाधिकारी इसके सभापति, उपसभापति और इनको विधान परिषद में से ही चुना जाता है। ध्यान रहे इनको विधान परिषद में से ही चुना जाता है। अब बात करते हैं राज्य के गवर्नर, राज्यपाल की। जो स्थिति राष्ट्रपति की है वो स्थिति राज्यपाल की है। सेम टू सेम बात है, बट ये राष्ट्रपति के नीचे काम करता है, ये ध्यान रहे। ये राज्य का वैधानिक प्रमुख है, राष्ट्रपति देश का वैधानिक प्रमुख है, तो ये राज्य का वैधानिक प्रमुख है, द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। इसकी नियुक्ति कौन करता है? जी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। अपॉइंटमेंट कौन देता है? प्रेसिडेंट देता है। क्वालिफिकेशन एंड सैलरी की अगर बात करें तो 35 वर्ष से अधिक का बंदा जो है वही गवर्नर बन सकता है और सैलरी 1,10,000 इसकी सैलरी, साथ ही साथ निवास भत्ते, गाड़ी, सिक्योरिटी, इज्जत। और यार कितना मिलता है, मजा आ गया, गवर्नर बन जाए। फिर बात करते हैं कि कार्यपालिका, तो कार्यपालिका में हम इस बार भी गवर्नर साहब को शामिल करेंगे, मुख्यमंत्री होंगे और साथ ही साथ होंगे मंत्री परिषद भी। ध्यान रहे इसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। तो मुख्यमंत्री का काम क्या होगा? मुख्यमंत्री का काम क्या होगा कि वो राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच की चैन है, वो ही आपके करता धरता है सब कुछ, उसी के हाथ में सारी की सारी बागडोर होती है। एक तरीके से हमारा ओरिजिनल हेड जो है वो मुख्यमंत्री सीएम साहब ही होते हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है वो हमारे गवर्नर साहब होते हैं। तो इतनी सिंपल सी बात है, इसलिए इसको आगे ही थोड़ा सा और देख लेंगे। अब बात करते हैं हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय की अगर हम बात करें तो न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ध्यान रहे क्वालिफिकेशन क्या है? भारत का नागरिक हो, साथ ही साथ 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो यानी पहले जज रह चुका हो और कम से कम 10 साल एडवोकेट रहा हो तो उसे जज बनाया जाता है हाई कोर्ट का। टेन्योर क्या रहता है उसका? 62 साल की उम्र तक वो रिटायर होता है, तो 62 साल उसकी रिटायरमेंट की उम्र है। शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल द्वारा इसे शपथ दिलाई जाती है। फिर इसका काम क्या होता है? उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता हेतु अन्य व्यवस्थाएं करना। तो बेटा ये हो गए आपके तीनों चैप्टर के इंपॉर्टेंट नोट्स, ठीक है ना। 3 चैप्टर जो हमने पढ़े हैं उन 3 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट नोट्स यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो मैं आशा करूंगा कि ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डील करेंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों ही लैंग्वेज का पूर्णतः प्रयोग किया है, तो आपको घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आप देख रहे हो कि सर पूरा इतना इंग्लिश में लिखा हुआ मिल रहा है, हम हिंदी में सर आप हमारे लिए सोचते ही नहीं हो, ऐसा थोड़ी होता है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सोचते हो, अरे बेटा इतना मत रोक, तेरे लिए भी सोचा है, क्योंकि हाँ आप सब हमारे लिए महत्वपूर्ण हो। मैंने हमेशा ही कही है ये बात। तो इंग्लिश में भी आपके लिए यहाँ पर पूरे क्वेश्चन आंसर उपलब्ध है और हिंदी में भी उपलब्ध है। तो मैं यहाँ पर इंग्लिश वाले और हिंदी वाले दोनों ही कुछ क्वेश्चंस डील करूंगा आपके साथ। तो पीडीएफ जो है वो नीचे आपके डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो घबराने वाली कोई बात यहाँ पर बनती ही नहीं है। तो चलिए हम हिंदी में क्वेश्चंस को डील कर लेते हैं। मैं साथ में इंग्लिश मीनिंग आपको समझाता हुआ चलूंगा। इंग्लिश में पूरे आंसर यहाँ पर लिख रखे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इन पेजेस को पढ़कर अपना पेपर जो है बहुत ही इजीली दे पाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अरे सर इतने क्वेश्चंस क्या है? अरे बेटा इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा ना, पेपर भी तो आसान नहीं है एसएसटी का, है ना। आसान हम इसे बना रहे हैं, थोड़ा बहुत आपको एफर्ट लगाने ही पड़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आ रहा है आपके डेमोक्रेसी शब्द ग्रीक भाषा के किन शब्दों के संयोग से बना हुआ है और उसका प्रचलित व स्वीकृत अर्थ क्या है? तो ध्यान रहे डेमो आपके जो वर्ड है डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का हिंदी अनुवाद है लोकतंत्र अथवा जनतंत्र यानी लोगों का,
प्रजातंत्र। अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी ग्रीक भाषा के दो शब्द डेमोस और क्रेटिया के संयोग से मिलकर बना हुआ है। यद्यपि यहां पर अगर देखा जाए तो डेमोस का जो मूल अर्थ है भीड़ है। ध्यान रहे, डेमोस का मूल अर्थ क्या है? भीड़। डेमोस का मूल अर्थ क्या है? भीड़। किंतु आधुनिक काल में इसका अर्थ जनता से लिया जाने लगा है। और क्रेटिया का मतलब है शक्ति। ठीक है, क्रेटिया वर्ड का क्या मतलब हो गया? शक्ति, पावर। इस प्रकार शब्दार्थ की दृष्टि से अगर हम देखें तो डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या होता है? जनता की शक्ति। क्या मीनिंग हो गया? जनता की शक्ति। इस डेमोक्रेसी का अर्थ है जनता की शक्ति पर आधारित शासन तंत्र। समझ में आ गई बात? डेमोक्रेसी किसे कहा जाता है? यानी कि जहां पर जनता की शक्ति पर आधारित ऐसा शासन तंत्र है जो जनता पर आधारित है। ठीक है, तो ये आप केवल एक बात सुन लो, है ना। इसकी पीडीएफ जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूं, तो वहां जाके आप आराम से इसको याद कर लेना। आज पूरा दिन इन 3 चैप्टर में लगा दो, 5, 6, 7, ताकि आपको कोई समस्या ना रहे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी प्रश्नों को देखेंगे। उदारवादी प्रतिनिधि, अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के दो प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं? तो दो प्रमुख प्रकार हो गए, एक तो राज्य के रूप में और दूसरा शासन के रूप में। यानी कि जो आपके इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है उसके दो टाइप कौन से हो गए? एक तो स्टेट की फॉर्म में और एक आपके हो गए गवर्नेंस के रूप में, शासन के रूप में, सरकार के रूप में। ओके, आगे बढ़ते हैं। राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र का अर्थ लोकतांत्रिक राज्य से। ध्यान रहे, राज्य के प्रकार से जब बात की जा रही है तो उसका सीधा सीधा तात्पर्य लोकतांत्रिक राज्य की अवधारणा के अनुसार प्रभुसत्ता का निवास जनता में होता है। किसमें होता है? जनता में। मैंने पहले कहा डेमोक्रेसी का सीधा सीधा मीनिंग है जनता ही सर्वे सर्वा है। इसीलिए जनता को सरकार का निर्माण करना, उसका नियंत्रण करना और उसे पदच्युत करने की पूर्ण व अंतिम शक्ति प्राप्त होती है। और दूसरी अगर बात करें यहां पर शासन के एक प्रकार के रूप में, लोकतंत्र का अर्थ लोकतांत्रिक शासन से है। बेटा किससे मतलब है? लोकतांत्रिक शासन से। वास्तव में लोकतांत्रिक शासन की अवधारणा लोकतांत्रिक राज्य की अवधारणा के सैद्धांतिक पक्ष का ही विकसित एवं व्यवहारिक रूप है। यानी मैंने अभी आपको ऊपर समझाया ना कि भाई शासन जो है वो इसका प्रैक्टिकल फॉर्म है और वहीं जो स्टेट है वो इसकी थ्योरिकल फॉर्म है। तो एक प्रकार से ये आपके प्रैक्टिकल फॉर्म का डेवलप्ड रूप है। यह उल्लेखनीय राजनीतिक लोकतंत्र से संबंधित ये दोनों अवधारणाएं कानूनी प्रभुसत्ता, कानूनी, देखो मैं शब्दार्थ से समझा रहा हूं। कानून यानी कानून सर्वे सर्वा है। कानूनी प्रभुसत्ता पर राजनीतिक प्रभुसत्ता की श्रेष्ठता को स्वीकार करती है। क्या है बेटा? यहां पर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं। लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत व दृष्टिकोण की आलोचना के दो तरीके बताइए। बहुलवादी सिद्धांत, पहले बता, प्लूरलिस्ट थ्योरी है ये क्या थ्योरी है? क्या कहती है? संप्रभुता के परंपरावादी लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहा है कि राज्य संप्रभु संस्था है। यानी कि राज्य जो होता है, स्टेट जो होता है, वो सबसे बड़ी है। समुदाय और नागरिक राज्य के अधीन होते हैं। जितने भी समुदाय हैं, जितने भी लोग हैं, वो ये सभी क्या है? समुदाय और राज्य जो है वो समुदाय और नागरिक राज्य के अधीन होते हैं, न कि उसके बराबर होते हैं। बहुलवादी लोकतंत्र को बहुतंत्र कहा गया है जिसमें सत्ता निजी समूह तथा हित समूह के बीच में हो। यानी यहां पर क्या होता है कि जो मेजॉरिटीनिज्म की बात करते हैं, यानी जो ज्यादा है उसके हाथ में सत्ता दे दो, ऐसा गलत है। ठीक है, बहुलवादी सत्ता के विभाजन की वकालत करता है। बहुलवादी लोग कहते हैं सत्ता का विभाजन कर दो, यानी मेजॉरिटीनिज्म अलग कर दो और जो कम है उनको अलग कर दो। जबकि बहुलवादी के आलोचक इस तर्क से समर्थक नहीं है। आलोचकों का मानना है कि लोकतंत्र में भी किसी ना किसी के पास संप्रभु शक्ति होना ही चाहिए। यानी जब हम डेमोक्रेसी की बात करती हैं तो यानी हम ये कह सकते हैं कि हाँ, किसी ना किसी के पास तो संप्रभु की शक्ति होनी चाहिए, सबसे बड़ा कोई ना कोई होना चाहिए, जिससे राज्य और देश की एकता व अखंडता बनी रहे। तो ये था बहुलवादी सिद्धांत। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लोकतांत्रिक शासन के कि 3 अवगुणों को इंगित कीजिए। 3 अवगुण कौन कौन से? 3 समस्याएं कौन कौन सी है? लोकतंत्र की व्यक्ति संबंधी धारणा भ्रमपूर्ण है। लोकतंत्र व्यक्ति को बुद्धि व विवेक संपन्न बनाता है। ध्यान रहे, कई लोग समझते हैं कि लोकतंत्र के आने से लोगों ने अपनी बुद्धि तो यूज करना ही बिल्कुल बंद कर दी। बिल्कुल ऐसा नहीं है। अतः उसे क्या दे रहा है? मताधिकार। जी हाँ, यहाँ ध्यान रहे, लोगों पर क्या मिलता है? मताधिकार दिया जाता है। ठीक है, मताधिकार मिलता है और मानता है कि वह राजनीतिक मामलों में परिपक्व निर्णय देने में समर्थ होगा।
वे लोगों को मताधिकार देने का इतना सा तात्पर्य है कि वो व्यक्ति जो है वो राजनीतिक मामलों में अपनी समझ रखता है, राजनीतिक मामलों में अपना विचार पेश कर सकता है। किंतु कुछ आलोचक यानी कुछ जो क्रिटिसाइज करते हैं उनका क्या मानना है, किंतु आलोचकों का मत है कि व्यक्ति मूलतः ऐसा अबौद्धिक प्राणी है जो अपने मूल आवेगों से चलित होता है और इसलिए व्यक्तियों को जब मताधिकार दे दिया जाता है तो हमें व्यवहार में लोकतंत्र की जगह भीड़ तंत्र मिलता है। तो ये कहते हैं कि वास्तव में लोकतंत्र नहीं मिलता है, हमें केवल भीड़ मिल जाएगी लेकिन लोकतंत्र नहीं मिलेगा, ये इसके आलोचक मानते हैं। दूसरा बिंदु आता है अयोग्यता का शासन। लोकतंत्र में बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त हो जाता है। किसी भी समाज में विद्वानों की तुलना में मूर्खों की संख्या हमेशा ज्यादा होती है, अतः लोकतंत्र में बहुसंख्यक मूर्खों द्वारा एक मूर्ख सरकार का निर्वाचन किया जाता है। ये देखो बड़े शानदार रूप से क्रिटिसाइज कर रहे हैं ये। अगली बात आती है शैक्षणिक महत्व का दावा भ्रमपूर्ण है। लोकतंत्र के बारे में यह दावा पूरी तरह से भ्रमपूर्ण है कि यहाँ व्यक्ति को नागरिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा तथा राष्ट्र प्रेम की शिक्षा देता है। तो ये कहते हैं कि ये भी बिल्कुल भ्रम है, इसमें कैसे आपने नागरिक शिक्षा, कैसे नैतिक शिक्षा दी। आज भी हम देखते हैं कि चुनावों के अंदर कैसे कैसे भ्रष्टाचार होते हैं, कैसे कैसे वोटों की राजनीतियां चलती है और किस तरह एक हारने वाला कैंडिडेट जीत कर हमारे सामने खड़ा हो जाता है। तो आज भी ये व्यवस्थाएं बनी हुई है। तो ये लोकतंत्र का यहाँ पर एक 3 नेगेटिव पॉइंट्स हमने यहाँ पर देखे हैं। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं कुछ 3 गुणों को इंगित कीजिए। तो 3 गुणों के बारे में थोड़ा बात करते हैं। सार्वजनिक हित में वृद्धि। प्रजातांत्रिक शासन का संचालन जनता के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है, यानी जनता ने उन लोगों को चुना है। वे सार्वजनिक हित में वृद्धि करने के वायदे के आधार पर चुनाव जीतते हैं और उन्हें भविष्य में पुनः चुनाव लड़ना होता है। ठीक है जी, भी चुनाव दोबारा लड़ना है, इसलिए वो इस तरह परफॉर्मेंस करते हैं, इस तरह अपने काम को करते हैं ताकि लोगों का ज्यादा से ज्यादा भला हो सके। फिर अगली बात आती है कार्य कुशल शासन। लोकतंत्र को सबसे अधिक कार्य कुशल शासन प्रणाली माना जाता है क्योंकि डेमोक्रेसी में काम करना बहुत आसान हो जाता है। तीसरा बिंदु आता है समानता और स्वतंत्रता पर आधारित शासन। लोकतंत्र व्यक्ति की समता व स्वतंत्रता की धारणा को स्वीकार करता है, सब इंसानों को फ्रीडम देना चाहता है। यह व्यक्तियों में जाति, धर्म, भाषा, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करता है, अपितु सभी व्यक्तियों के लिए विधि की समानता तथा विधि के समान संरक्षण में विश्वास करता है। सब इंसान एक समान वाली बात जो है वो देखने को मिलती है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे 3 तथ्यात्मक तर्क दीजिए जो भारत के लोकतंत्र के उज्जवल भविष्य को प्रकट करते हैं, यानी क्या क्या किया जा सकता है। सबसे पहला पॉइंट आता है निष्पक्ष चुनाव। भारत में चुनाव का प्रावधान इस प्रकार किया गया है जिससे निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग का गठन किया गया। मतलब ऐसा चुनाव की ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि निष्पक्ष चुनाव हो सके, चुनाव में किसी प्रकार के पक्ष, किसी भेदभाव को न लिया जाए। सशक्त तथा लिखित संविधान, ये और भारत के लिए महत्वपूर्ण है। भारत का संवैधानिक ढांचा काफी मजबूत है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। स्वतंत्र न्यायपालिका, ये भी अपना हमारे लोकतंत्र के लिए एक बड़ी कह सकते हैं कि उपलब्धि है कि चुनाव से संबंधित किसी भी तरह के विवाद का हल न्यायपालिका में किया जाता है तथा सरकार का कोई भी अंग अपनी शक्तियों या अधिकारों का दुरुपयोग करता है तो उसका भी निर्णय न्यायालय में लिया जाता है। तो बड़ा ही इसीलिए हमारा लोकतंत्र जो है दुनिया का सबसे अच्छा लोकतंत्र माना जाता है। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का अंतर समझाइए। अभी मैंने आपको बात बताई कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या डिफरेंशियस है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जनता ही सब कुछ करती है। स्विट्जरलैंड के कई सारे कैंटन के अंदर लोग एकत्रित होकर अपने कानून खुद बनाते हैं, खुद लागू करते हैं, खुद ही उस पर न्याय देते हैं। तो और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, अब एक प्रश्न मैं यहां पर आपसे बनाता हूं कि भारत ने अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को क्यों अपनाया हुआ है। तो सीधी सी बात है जी, भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही चलेगा क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या है। आप किस किस का मत लोगे, किसका? पहली बात तो सब लोगों को एक जगह पर हम जमा नहीं कर सकते, सब लोगों की राय से काम नहीं हो सकता, क्योंकि इसलिए यहाँ पर हमने अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपना रखा है। तो यहाँ पर समझ लेते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में बेटा क्या अंतर है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में समस्त नागरिक स्वयं ही राज्य कार्यों में भाग लेते हैं और वे अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों पर निर्भर नहीं रहते हैं।
ध्यान रहे, सभी काम में स्वयं भाग लेते हैं और प्रतिनिधियों पर निर्भर नहीं रहते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है और प्रतिनिधि ही शासन के सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में सरकार द्वारा बनाए जाने वाले महत्वपूर्ण कानून, नीतियों और कार्यक्रमों में जनता की राय लेती है। अप्रत्यक्ष यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जितना भी कानून बनाना है, नीति बनाना है ना, सब में राय लेंगे जनता का। जैसे आप तो ये कह सकते हो कि हमसे तो मोदी जी ने नोटबंदी की कोई राय ली ही नहीं, हमसे तो कोई कुछ पूछा ही नहीं कि किस प्रकार कब लॉकडाउन लगाना है, कब हटाना है ना, ये प्रश्न आप कर सकते हो। लेकिन हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जीते हैं। यहाँ पर हम सरकार द्वारा बनाए जाने वाले कानून व नीति कार्यक्रमों में जनता की राय नहीं ली जाती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण हम देख सकते हैं स्विट्जरलैंड में, और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के कई सारे उदाहरण हैं। भारत है, कनाडा है और अमेरिका, कई सारे ऐसे देश हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि लोकतंत्र के कुल कितने प्रमुख सिद्धांत व दृष्टिकोण हैं। इनमें से लोकतंत्र के उदारवादी, मार्क्सवादी और समाजवादी सिद्धांतों का संक्षिप्त में विवरण दीजिए। तो इनको भी हम यहाँ पर समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लोकतंत्र के प्रमुख सिद्धांत दृष्टिकोण। सबसे पहले लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत व दृष्टिकोण। लोकतंत्र के इस सिद्धांत का विकास पश्चिमी जगत में पिछली 3 शताब्दियों के उदारवादी राजनीतिक चिंतन द्वारा किया गया है। इसे अक्सर लोकतंत्र का पश्चिमी सिद्धांत अथवा लोकतंत्र का लोकप्रिय सिद्धांत भी कह दिया जाता है। ठीक है, हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, J.S. मिल, T.H. ग्रीन, मॉन्टेस्क्यू, अब्राहम लिंकन, जेफरसन, हर्बर्ट स्पेंसर, ये सभी लोकतंत्र के परंपरागत उदारवादी सिद्धांत के प्रमुख विचारक माने जाते हैं। ये क्या है, ये कोई खास बड़ी बात नहीं है। इसमें आपके ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वही है जिसमें आपके हम लोकतंत्र की बात करते हैं कि लोकतंत्र जैसा हम आज चाहते हैं। लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत व दृष्टिकोण। मार्क्स क्या कहता है? लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत लोकतंत्र के एक विशिष्ट रूप को प्रस्तुत करता है जो अपनी प्रकृति से एक प्रकार का आर्थिक लोकतंत्र है, किंतु मार्क्सवादियों ने इसे जनवादी लोकतंत्र कहना पसंद किया है। मार्क्सवादी लोकतंत्र का मूल विचार कार्ल मार्क्स तथा फ्रेडरिक एंजल्स की विचारधारा में दिख पड़ता है और इसे व्यवहारिक रूप में स्टालिन, लेनिन, माओ त्से तुंग आदि ने दिया है। ये क्या कहता है? ये शोषण और वाली बात करता है, पूंजीपतियों की बात करता है। लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत व दृष्टिकोण। लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत लोकतंत्र के उदारवादी सिद्धांत तथा मार्क्सवादी सिद्धांत के समन्वय से बना है। यह उदारवादी लोकतंत्र में निहित आर्थिक समानता के आदर्शों को एक साथ ही प्राप्त करना चाहता है। लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत लोकतंत्र के जिस रूप पर बल देता है उसे प्राय लोकतांत्रिक समाजवाद भी कहा जाता है। यह सिद्धांत क्रांति एवं हिंसा के स्थान पर विकासवादी व संवैधानिक साधनों पर विश्वास करता है। यानी क्रांति की जगह यह कहता है कि संविधान का प्रयोग करके हमें शासन में सुधार करने चाहिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। उच्चतम न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्यों कहा जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसको अभिलेख न्यायालय इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस न्यायालय के निर्णय सब जगह साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जाएंगे। यानी आज अगर कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया तो ये डिसीजन हर जगह पर एक प्रकार से सबूत बन चुका है। आज जो डिसीजन है वो कल सबूत के रूप में, यानी कई बार जो वकील है ये कह देते कि फलाना फलाना केस में जो है जज साहब, उस जज साहब ने उस केस में ये डिसीजन दिया था, आज भी वैसी कंडीशन है तो आप भी जो है हमारे साथ कुछ ऐसा ही करो। ठीक है, और इन्हें किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने पर इनकी प्रामाणिकता के विषय में प्रश्न नहीं उठाया जा सकता क्योंकि जज साहब ने इस पर मूल लगा दी, अपनी निप तोड़ दी है। दूसरा, इस न्यायालय के द्वारा न्यायालय अवमानना के लिए किसी भी प्रकार का दंड दिया जा सकता है। अगर कोई भी न्यायालय, कोई भी व्यक्ति उस बात को नहीं मानता है तो उसे न्यायालय अवमानना के तहत दंड भी दिया जा सकता है। समझ में आ गया कि नहीं आई भाई बात? चलो बच्चों आगे जल्दी से देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को विस्तार से समझाइए। राष्ट्रपति के चुनाव करवाते हैं तो जल्दी से राष्ट्रपति जी को बुला के चुनाव करवाते हैं उनका। तो आर्टिकल मैं आपको छोटा सा बता दूं, आर्टिकल 54 इतना याद कर लेना। अभी राष्ट्रपति चले चुनाव के लिए, रास्ते में साइकिल हो गई पंचर। क्या हो गई? साइकिल हो गई पंचर। आर्टिकल 5(4) याद कर लोगे बेटा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन
की पद्धति को अपनाया गया है। राष्ट्रपति का डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, हम जिन प्रतिनिधियों को चुनते हैं वे प्रतिनिधि राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं और यह चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होता है। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य यानी कि दोनों सदनों से आने वाले जो इलेक्टेड मेंबर्स तथा राज्य और संघीय क्षेत्रों में यानी स्टेट और आपके जो संघीय क्षेत्र है यूनियन टेरिटरीज है उनके विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। यानी ऑल एमएलए ऑल एमपी आर इंक्लूडेड इन सभी जो है इस प्रकार के चुनाव में इंक्लूड होते हैं। संसद तथा राज्यों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव एक विशेष मत पद्धति के अनुसार होता है जिसे एकल संक्रमणीय मत पद्धति कहा जाता है। इसमें क्या होता है न्यूनतम कोटा, ये क्या है, व्हाट इज द न्यूनतम कोटा? दिए गए वैध मतों की संख्या जितने वैध मत है वो और निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की संख्या जो है उनका एक रेशियो बनता है, न्यूनतम कोटा वहां से प्राप्त होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि इनको एक लिस्ट बना दी जाती है ए बी सी डी, आप चुनो, फिर वो ए बी सी डी में से अपनी प्रेफरेंस देता है कि ये पहले नंबर, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, चौथे नंबर, उस आधार पर फिर न्यूनतम कोटा तय होता है। फिर जो न्यूनतम कोटा नहीं प्राप्त करता है उसे फर्स्ट राउंड से हटा देता है, फिर सेकंड राउंड काउंटिंग होती है, फिर थर्ड राउंड काउंटिंग होती है। इस तरह करके हमें भारत का राष्ट्रपति मिलता है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में। तो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति संकट की स्थिति का सामना करने के लिए संविधान द्वारा राष्ट्रपति को विशेष शक्तियां प्रदान की गई है। वर्तमान समय में संविधान के संकटकालीन प्रावधानों की स्थिति निम्न प्रकार है। आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति की स्थिति से संबंधित संकटकालीन व्यवस्था। तो इसमें आप देखो इतना ध्यान रखो कि मान लो कि सीमा पर क्या है कि आ चुके हैं आपके युद्ध के लिए लोग। अब राष्ट्रपति जी ने कहा कि भाई सब जने मिल जाओ और सब मिलकर उन आतंकवादियों को क्या करो, 3 पंच दो। क्या देना है? 3 पंच दो। याद कर ले बेटा, एक और आर्टिकल याद करवा दिया मैंने, 3 पंच दो, आर्टिकल 3 5 2। फिर क्या करो, उसमें जोड़ते जाओ 4 जोड़ा 3 5 2 पहला आर्टिकल, 4 और जोड़े क्या हो गया 356, 4 और जोड़े तो क्या हो गया 360। बस तीनों आर्टिकल खत्म। 352 क्या कहता है? यदि राष्ट्रपति को समाधान हो जाए कि युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति के कारण भारत या उसके किसी भाग की शांति व्यवस्था नष्ट होने का भय है तो यथार्थ रूप में से इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न है। अगर राष्ट्रपति को लग रहा है कि युद्ध होने की स्थिति बन रही है तो इस पर परिस्थिति उत्पन्न होने की आशंका भी उससे होती है तो राष्ट्रपति संकटकालीन व्यवस्था की घोषणा कर सकता है। संसद की स्वीकृति हो जाने पर शासन इसे जब तक लागू रखना चाहे रख सकता है। लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन के बाद में कुछ सुधार इसमें किए गए। वर्तमान समय में इस संबंध में व्यवस्था इस प्रकार है। अब इस प्रकार की आपातकाल युद्ध व बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह अथवा इस प्रकार की आशंका पर ही घोषित किया जा सकेगा। केवल आंतरिक अशांति के नाम पर कोई आपातकाल घोषित नहीं होगा, ध्यान रहे। दूसरा, राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा तभी की जा सकेगी जबकि मंत्रिमंडल लिखित रूप से राष्ट्रपति को ऐसा परामर्श दे। मंत्रिमंडल लिख के दे कि भाई युद्ध की स्थिति बन रही है, भारत खतरे में है, तो आपातकाल लगाएगा। तीसरा, घोषणा के 1 माह के अंदर संसद के विशेष बहुमत यानी 2/3 बहुमत से इसकी स्वीकृति आवश्यक होगी और इसे लागू रखने के लिए प्रति 6 माह के बाद स्वीकृति लेनी होगी। चौथी बात, लोकसभा में उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से आपातकाल की घोषणा समाप्त की जा सकती है। ध्यान रहे, इस तरह से समाप्त भी किया जा सकता है। आगे चलते हैं। राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न संकटकालीन व्यवस्था। देखिए, अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन पर यानी राज्यपाल ने आवेदन कर दिया कि भाई मेरी ये समस्या हो रही है या अन्य किसी प्रकार से यकीन हो जाए कि ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है कि राज्य का शासन संविधान के अनुबंधों के अनुसार, संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो वह उस राज्य के लिए संकट काल की घोषणा कर सकता है। इसलिए है आपके राज्य आपातकालीन घोषणा। संसद की स्वीकृति के बिना यह घोषणा बिना संसद की स्वीकृति 2 माह से अधिक अवधि के लिए लागू नहीं होगी। संसद के द्वारा एक प्रस्ताव पास कर राज्य में 6 माह के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है।
इस प्रकार के प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने साधारण बहुमत से पास किया जाना चाहिए, यानी लोकसभा राज्यसभा दोनों से साधारण बहुमत से पास करेंगे और फिर वो आगे जाएगा। किसी भी परिस्थिति में 3 वर्ष के बाद राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया जा सकता, ये ध्यान दें। कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या आ जाए, लेकिन 3 वर्ष के बाद में राष्ट्रपति शासन लागू नहीं रहेगा। वित्तीय संकट की स्थिति, अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 के अनुसार जब राष्ट्रपति को विश्वास हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है जिससे भारत के वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा है, तो वह वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है। तो आप सभी ने इन सभी प्रश्नों को यहाँ पर देखा है। और भी प्रश्न हैं जो नीचे दे रखे हैं, तो आप पूरा सारे प्रश्नों को नीचे मैंने PDF में डाल रखा है। ये प्रश्न पढ़ जाएंगे आप तो आपका पेपर वास्तव में हो जाएगा झिंगालाला, तो मजा आ जाएगा। तो हम यही कहेंगे कि इसको पढ़ डाला तो पेपर झिंगालाला, बिल्कुल आपका पेपर जो है बिल्कुल झिंगालाला होने वाला है। तो इसको लास्ट ये डिस्क्रिप्शन में आपके PDF दे रखी है, उसको डाउनलोड कीजिए और इसे पढ़िए। और किसी भी प्रकार का आपको दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो उस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखते रहिए, सीखते रहिए।